है वन ऑफ द पॉपुलर टॉपिक्स ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट फर्स्ट यूनिट का जो है सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। सिंपल है, बहुत आसान टॉपिक है। जब भी सेल वर्ड आया आपके सामने तो आपके दिमाग में एक ही चीज़ आना चाहिए, इंस्टेंट चेंज इन प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी वर्ड मैंने लिखा मतलब आपके जहन में आना चाहिए ओनरशिप। तुरंत ओनरशिप चेंज हो गई, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ और तुरंत गुड्स को बेचा और ख़रीदा गया। जहाँ एग्रीमेंट टू सेल सुना आपने, प्रॉपर्टी यानी ओनरशिप विल ट्रांसफ़र इन फ्यूचर। यानी अभी तक आपके पास में गुड्स की ओनरशिप नहीं आई है, फ्यूचर में आएगी, क्योंकि अभी तो एग्रीमेंट हुआ है ना सेल का। जस्ट एन एग्रीमेंट टू सेल, कि अभी अपन ने डिसाइड किया कि तू मुझे फ्यूचर में बेचेगा और मैं फ्यूचर में खरीदूंगा। क्लियर है? तो अपन ने क्या पढ़े थे, जिसकी ओनरशिप उसका रिस्क। तो यहाँ तो तुरंत बायर ओनर बन गया, तो रिस्क भी किसका? बायर का। अभी एग्रीमेंट हुआ है तो जब तक के गुड्स सेल नहीं होंगे तब तक के रिस्क किसका होगा? सेलर का, क्योंकि अभी ओनरशिप किसके पास में है? सेलर के पास में। क्योंकि गुड्स आर येट टू बी सप्लाई, येट टू बी मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, दो क्या लिखा 4 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय सेलर ट्रांसफर्स, यानी तुरंत ट्रांसफर कर दिया तो सेल, या एग्री टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। एग्री मतलब अभी वादा किया है कि फ्यूचर में ट्रांसफर करूंगा। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? ओनरशिप टू द बायर फॉर ए प्राइस। सो देयर में बी ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बिटवीन वन पार्ट ओनर एंड द अदर। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी एब्सोल्यूट, जैसा बोला था वैसा बेच दिया, जो कंडीशन के साथ में। और इट में भी कंडीशनल, कि मैं पहले आपको 10% पैसा देता हूँ, या एक काम करना पहले आप मुझे पैसे पे करो तब मैं गुड्स दूंगा, ऐसा होता है ना, इंस्टॉलमेंट, EMI, ये कंडीशनल्स होते हैं, डाउन पेमेंट। एब्सोल्यूट का मतलब भाई 10 रुपये की चीज़ है, बायर आया, सेलर से लिया, कोई बातचीत नहीं, ख़त्म। एब्सोल्यूट, जैसा प्राइस था वैसा लेके चले गया। ठीक है, वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी यानी ओनरशिप इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर। ये तो तय हुआ। तो जब ऐसा होता है, जब ओनरशिप जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सेल। बट वेयर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज टेक प्लेस एट अ फ्यूचर डेट, यानी अभी तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई नहीं है, अभी तो सेलर के पास ही है वो प्रॉपर्टी, वो ओनरशिप। फ्यूचर टाइम पर या कुछ कंडीशन घटने पर या कंडीशन को फुलफिल करने पर वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? एग्रीमेंट टू सेल। यानी अभी तक ओनरशिप चेंज नहीं हुई है, फ्यूचर में होगी। ठीक है, बराबर है। तो ये हुआ सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 में। क्लियर हुआ? एन एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स अ सेल व्हेन द टाइम एलैप्स। यानी कैसा? एग्रीमेंट टू सेल कब सेल हो जाएगा? जितने टाइम पीरियड में आपने बेचने का वादा किया था, अगर वो टाइम ख़त्म तो वो सेल ही हो गया ना। फिर तो तुमको इंस्टेंट बेचना पड़ेगा। ये कंडीशंस क्या हो गई? फुलफिल। सेलर ने बोला बायर को कि मैं अपना गोडाउन में रखा हुआ गुड्स आपको तब दूंगा, अगले महीने की 10 तारीख को, जब आप मुझे 50% अमाउंट पे कर देंगे अगले 10 दिन में। तो अगर उन्होंने 50% अमाउंट पे कर दिया तो अब तो एग्रीमेंट जो था, जो कंडीशंस थी, वो फुलफिल हो गई। तो अब तो सेल ही होना है। 50% दिया, ओनर कौन बन गया? बायर। प्रॉपर्टी उसकी हो गई, कंडीशन फुलफिल कर दिया ना भाई। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो देखो क्या लिखा उसमें, जो प्रॉपर्टी है वो तुरंत किसकी हो जाएगी? किसकी बोलो? बायर की। ठीक है, क्लियर है? अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ गुड्स में भी आइदर सेल, इंस्टेंट और फ्यूचर डेट। ठीक है, जिसकी ओनरशिप उसका रिस्क। सेल में तुरंत जाती है बायर के पास में ओनरशिप, 4(3) में डिफाइन किया गया इसको। वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर फ्रॉम द सेलर टू द बायर इज कॉल्ड सेल। प्रॉपर्टी जब तुरंत चले गई तो सेल, और फ्यूचर में जाने वाली टाइम एलैप्स होने पर या कोई कंडीशन फुलफिल होने पर उसको क्या बोलेंगे? एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, वेयर द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी इन द गुड्स टू टेक प्लेस एट अ फ्यूचर टाइम, ये सब्जेक्ट टू कंडीशन फुलफिल्ड। जो ऊपर लिखा था उसी को नीचे उसने अलग तरीके से लिख दिया। ठीक है, देखो एक्जैक्टली वर्ड टू वर्ड वही लिखा है। व्हेन एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स सेल, जब टाइम खत्म, दिया हुआ टाइम जो था वो फुलफिल हो गया या कंडीशन फुलफिल हो गई, तो वो सेल हो जाएगा। सही है? तो प्रॉपर्टी किसके पास आ जाएगी? अब बायर के पास में, जो मैंने 50% वाला आपको एग्जांपल दिया। ठीक है,
ठीक है क्या मेरे बच्चों, मेरे लल्लू? या सिंपल है ना, अपन वो करते हैं ना कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी क्या है मेरे को बताओ? जब गुड्स आपके डोर पे आएगा तब आपके पास क्या है, तो डोर एग्रीमेंट हुआ कि हम आपके गुड्स लेके आ रहे हैं आपके पास में, तो डोर पे आया, तो डोर पे आ गया, टाइम खत्म, 7 दिन के अंदर बोला तो ला लिया, तो अब वो सेल हो गया। अब इंस्टेंट ओनरशिप आपके पास आएगी, आपको पैसे पे करने पड़ेंगे अब। ठीक है, तो कुछ कंडीशन है भाई इसमें, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाने में कुछ कंडीशन है। पहले 2 पार्टी होना, बायर सेलर, यस सर, तय। सब्जेक्ट मैटर जो होगा वो हमेशा गुड्स ही होगा, सर्विसेज नहीं होंगी क्योंकि स्टॉक कर नहीं सकते उसको, और वो हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी होगी क्योंकि अपन सोगा पढ़ रहे हैं, अपन टोपा नहीं पढ़ रहे हैं, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट। या वो एग्जिस्टिंग गुड्स होंगे जो आंखों के सामने मौजूद हैं, ओनर पजेस बाय सेलर, या वो फ्यूचर गुड्स होंगे जो अभी तक खुद सेलर पजेस करने का है या बनाने का है या उसके पास आने के हैं। गुड्स तो किसी भी प्रकार के हो सकते हैं यार। अब मोबाइल वाले के पास गए अपन, रिटेलर के पास, भैया मैं बोला मोबाइल देना आईफोन, तो बोला भैया नहीं अभी तक माल नहीं आ रहा है क्योंकि ये कोविड के चक्कर में। तो वो क्या हुआ, फ्यूचर गुड्स हुए ना, मेरे को नहीं मिला तो मैं तुमको कहाँ से दूंगा, और अगर वहीं दुकान में रखा रहता तो एग्जिस्टिंग गुड्स, प्राइस तो आपको पे करना ही पड़ेगा। शुड बी पेड और प्रॉमिस्ड, पेड कर दिया तो सेल, प्रॉमिस है तो फ्यूचर में देने वाले हो मतलब। ठीक है, बट एक इसमें बहुत अच्छी लाइन है, देयर इज नथिंग टू प्रिवेंट द कंसिडरेशन फ्रॉम बिंग पार्टली इन मनी एंड पार्टली इन काइंड। ऐसा कुछ भी नहीं है। व्हाट इज पार्टली इन काइंड? अब आपने आधा कैश पे कर दिया, आधे आपने सर्विस दे दी, होता है ना ऐसा कई बार। यार मैं ना तेरे को 1 लाख रुपए का बिल है ना, 50% का मैं तेरे को पैसा पे कर देता हूँ, 50% का एक काम करता हूँ गोल्ड दे दूंगा। या मैं तेरे यहाँ मैं तो इलाज तो करना ही है मेरे को तेरे बेटे का, तो वो 50 हज़ार रुपये का मैं तेरे को इलाज कर दूंगा फ्री में। या तेरे बच्चों को तो पढ़ाना ही है तो 50,000 रुपये की जो फीस हो माफ़ कर दूंगा। एनी काइंड सर्विस, या कोई भी चीज़, कोई सब्जी बेच दी है या कोई भी चीज़ जो आप जो सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ऐसा किया जा सकता है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, ये हो सकता है ना। हम भी करते हैं, आप भी करते हो। और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, जैसे मैं आपको छोटा उदाहरण देता हूँ, फेयरवेल में हम लोगों ने ट्रॉफीज़ लिए थे स्पोर्ट्स चैनल वालों के यहाँ से, उनके यहाँ के बच्चे मेरे यहाँ पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्पोर्ट्स चैनल वालों ने अपना ट्रॉफी ली है, अब मेरे को उनसे फ़ीस लेना था, फॉर एग्जांपल के तौर पर 6,500 की ट्रॉफी हुई, फीस 4,000 थी, सिंपल 4,000 कट गए, एनी काइंड। ठीक है, जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है वो जाएगी फ्रॉम सेलर टू बायर, ये तो तय है। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय ऑफर टू बाय और सेल गुड्स फॉर ए प्राइस, वन पार्टी एंड एक्सेप्टेंस ऑफ अनदर पार्टी। आप अपने आप को ही नहीं बेच सकते, कोई दूसरी पार्टी, कोई दूसरी होनी चाहिए, सेम पार्टी नहीं होगी। मतलब सेलर ही खरीद रहा है, सेलर ही बेच रहा है, ऐसा नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ओके, ऑफर टू बाय होना चाहिए, मतलब आपने ऑफर किया और सामने वाला कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति खरीदने के लिए आ रहा है। ऐसा नहीं कि दुकान में आप ही के बच्चे आके, आप ही की बीवी आके खरीद के जा रही है, ये सेल नहीं होगा। अब वो एब्सोल्यूट और कंडीशनल, मत जैसा बोला वैसा खरीद लिया, या कोई कंडीशन फुलफिल करने का रहा। दुकान कार लेने के लिए जाते हैं ना आप लोग, कार डाउन पेमेंट होता है उसमें, पहला इंस्टॉलमेंट होता कि नहीं होता, डाउन पेमेंट, तो कंडीशनल हुआ कि भैया 30% डाउन पेमेंट पे करो, है ना, तब हम आपको कार देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, तो दैट इज़ कंडीशनल। लॉजिक समझा? और एब्सोल्यूट मतलब नो कंडीशन, जैसा बोला वैसा। दुकान में गए, 10 रुपये का पैकेट लिया मैगी का, देख के आ गए, खत्म, कोई कंडीशन नहीं, फिनिश, ओनरशिप आपकी। अब मैगी को खाओ पियो, चूल्हे में डालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब सेल है, कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसके पूरे एसेंशियल एलिमेंट्स भी आएंगे, फ्री कंसेंट, कैपेसिटी, आएगा कि नहीं आएगा, वैलिड कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, लिखा ना इसमें, नीचे लिखा भी हुआ है देखो, लॉफुल कंसिडरेशन। ठीक है, ये तो भी है। ठीक है, क्लियर है? अब इसका डिफरेंस बिटवीन देख लेते, एग्जाम में आ सकता है भाई, ये ध्यान से पढ़ने का है। ओके, इधर एक ही चीज़ पढ़ने का, यहाँ तक ही पढ़ने का, बस यहाँ से लेके ऊपर से लेके यहाँ तक, ये बता देता हूँ मैं आपको, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। कहाँ गया, ये ऊपर तक, ये एक ही बात है, नीचे जो लिखा है वो एक ही बात है। कोई भी चीज़ पढ़ने का, सेल और एग्रीमेंट टू सेल, खत्म, खेल ही खत्म है पूरा। सेल वर्ड आया, ओनरशिप तुरंत गई, फ्यूचर डेट में जाएगी, या कंडीशन फुलफिल करने पर। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये एग्जीक्यूटेड है। एग्जीक्यूटेड का मतलब क्या होता है, दोनों पार्टीज़ अपनी ड्यूटी फुलफिल कर चुकी है, मतलब मैं दुकान में गया, सामान ले लिया, ख़त्म, बायर सेलर की ड्यूटीज़ फुलफिल। ये एग्जीक्यूटरी है, फ्यूचर में ड्यूटीज़ फुलफिल होने वाली है, अभी तक फुलफिल हुई नहीं है। अभी तो एग्रीमेंट हुआ है ना। रेमेडीज़, अगर ब्रीच हुआ तो अब सेलर कैन, देखो सेलर कैन स्यू द बायर, सबने सारे सामान लेकर पैसे नहीं दिए मेरे को,
सामान तो लेके चलेगा ना, क्योंकि प्रॉपर्टी तो तुम्हारी तुरंत हो गई, तो मैं स्यू कर सकता हूँ तुमको, डैमेज क्लेम कर सकता हूँ। यहाँ एग्रीव पार्टी जो है कैन स्यू फॉर डैमेज ओनली नॉट फॉर द प्राइस, क्योंकि प्राइस तो अभी तक पे हुआ ही नहीं ना। याद आया, सेलर ने बायर के लिए गुड्स बना के रखा ऑर्डर पर, अब अगर सॉरी अब जो फॉर एग्जांपल इसने खरीदने से अगर मना कर दिया तो ये क्या क्लेम करेगा? प्राइस नहीं, डैमेजेस, जो डिफरेंस अमाउंट होगा। मान लो एक गुड्स 10 रुपये का था, अब वो मार्केट में 8 रुपये का बिक रहा है, तो ये 2 रुपये से मांगेगा, डैमेजेस क्लेम करेगा, 10 रुपये थोड़ा मांगेगा पूरे। ठीक है, अब प्राइस अगर पे हो चुका होगा गिवन डेट पर तो बात अलग है, नहीं तो नॉर्मली डैमेजेस क्लेम किए जाते हैं। लाइबिलिटी क्या होगी भाई? सेल में बायर के पास गुड्स आ गए तो फिर लाइबिलिटी भी किसकी? बायर की। पोजीशन इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, ओनरशिप। बायर ने, सेलर से बायर ने गुड्स खरीदा, बोला दुकान में रखो अपने, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी है भाई, जला काटा तो तू देखते बैठना। सेलर ने तेरे कहने पे रखा, अपने कहने पे नहीं। और यहाँ पर तो सेलर की रहेगी, क्योंकि अभी तक गुड्स सेलर के पास में। ठीक है, रिस्क देखो लिखा ना इसमें, बर्डन ऑफ रिस्क बायर, जिसकी ओनरशिप उसका रिस्क, सिंपल है। यहाँ जिसकी ओनरशिप उसका रिस्क सेलर, खत्म बात, खेल ही खत्म हो गया। नेचर ऑफ राइट्स रिम, सेलर से लिया, सेलर को स्यू करना, सॉरी ओनरशिप आ गई, अब बायर के पास ओनरशिप आ गई तो अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। अब उस गुड्स को मैं लेके कुछ भी करूँ, दुनिया की कोई ताकत मेरे को रोक नहीं सकती। और मैगी को मैं पोंगली बनाऊँ, अब उसको मैं नाली में तो कोई नहीं डालता, चूल्हे में डालूँ, बाजू लगे चूल्हे में डालूँ, नहीं बनाऊँ, ज़िंदगी भर उसको देखते रहो बैठ के, वो मेरा है, मेरा लुकआउट है। मैंने कार खरीदा, मेरे को नहीं चलाना है, मेरे को सिर्फ देखना है उसको बैठ के, वो मैं करूँगा, दुनिया की कोई ताकत मेरे को रोक नहीं सकती। राइट अगेंस्ट द वर्ल्ड, यहाँ पर्सोना में व्हाट इज पर्सोनम? अगेंस्ट द पर्टिकुलर पर्सन। अगर आपसे बायर ने वादा किया था कि खरीदूंगा, अगर नहीं खरीदा तो आप इसी को स्यू करोगे ना, पूरी दुनिया को तो स्यू नहीं करोगे, तो अगेंस्ट द पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, और आज क्या? राइट ऑफ रीसेल। एक बार बायर के चले गए, हो गया, बायर के आप दोबारा नहीं रीसेल कर सकता। अगर बायर ने मना कर दिया तो डेफिनेटली सेलर किसी और को रीसेल कर सकता है विद क्लेमिंग डैमेजेस फ्रॉम द बायर। क्लियर हुआ? खत्म है, खत्म, खेल ही खत्म हो गया यहाँ पर। क्लियर हुआ? ऐसे ही कुछ और कॉन्ट्रैक्ट से सेल से जो डिफरेंट है, जैसे हायर परचेस, आप गुड्स को हायर करते हैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, मैं आपके गुड्स को यूज़ करके देखता हूँ और इंस्टॉलमेंट पे करते जाऊँगा, और अगर मुझे लगा कि खरीद लेना चाहिए तो मैं खरीद लूँगा, तो आखिरी इंस्टॉलमेंट में गुड्स मेरे हो जाएंगे। दैट इज़ हायर परचेस, आपने पढ़ा भी होगा, है ना। हायर परचेस एग्रीमेंट 1972 के अनुसार इसको बनाया गया, एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें गुड्स को हायर किया जाता है, मतलब दिया पे जाता है। जो हायरर होता है वो ये एग्रीमेंट साइन करता है कि मैं खरीद लूँगा गुड्स को, अगर मुझे लगा, यूज़ करते करते अगर मुझे लगा तो मैं गुड्स को खरीद लूँगा। ठीक है, क्लियर है, बराबर है ना। बट जब तक कि मेरे पास रहेंगे तब तक कि मैं इंस्टॉलमेंट में अमाउंट पे करते रहूँगा गुड्स को। अपन डेकोरेशन के टाइम पर कुर्सियाँ लेते हैं, हायर करते हैं ना, जैसे किसी से मैंने कार लिया, यार तुम्हारी कार देना मेरे को, है ना, किराए पे लिया मैंने, अब उसको पैसे पे किया, मेरे को अच्छी लगी, मैं खरीद लूँ क्या? बोले ठीक है, पैसा पे करो, खरीद लो। ठीक है, तो देखो अब जब गुड्स किसी के हम लोग यूज़ करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए लेते हो, तो पोजीशन आता है गुड्स ओनर के, भाई कुर्सी तो उसी की है, कार तो उसी की है, और कंडीशन है अगर तेरे को चाहिए तो तू समय समय पे पैसे पे करते रहे, और जब आखिरी इंस्टॉलमेंट देगा, लास्ट इंस्टॉलमेंट, तो गुड्स तेरे हो जाएंगे, तब तक के गुड्स सेलर की है। ठीक है, प्रॉपर्टी तब जाएगी बायर के पास में, सॉरी यार, प्रॉपर्टी तब जाएगी बायर के पास में जब वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देगा। ठीक है, क्लियर है? अरे सही है कि नहीं यार, बताओ ना थोड़ा सा। ठीक है, सच पर्सन हैज़ अ राइट टू टर्मिनेट द एग्रीमेंट एट एनी टाइम बिफोर द प्रॉपर्टी। अब ऐसा आपको लगा कि भैया मैं आखिरी इंस्टॉलमेंट देने की स्थिति में नहीं हूँ, तो आप टर्मिनेट कर दो। बोला मैं नहीं खरीद सकता, और पैसे देके वापस कर दो उसको, जितने दिए उतने काफ़ी है उसके लिए। सामान, मगर सामान वापस करना पड़ेगा। अब मैंने डेकोरेशन का सामान था, मैंने नहीं यार तो अपनी कुर्सियाँ ले आ ले, तो ठीक है, जितना पैसा मिला वो रख लेगा, आपसे कुर्सी भी ले आ लेगा। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, क्या सेल और हायर परचेज में फ़र्क। प्रॉपर्टी तुरंत जा चुकी है, यहाँ आखिरी इंस्टॉलमेंट में जाएगी, यानी ओनरशिप। पोजीशन ऑफ पार्टी, बायर ओनर हो चुका है, यहाँ अभी हायरर जो है वो बेली है। बेली बेलमेंट, जब से पोजीशन जाता है गुड्स का, याद आया, बाजू वाले अंकल मेरी गाड़ी ले आ रहे हैं या मैं किसी की गाड़ी ले आ रहा हूँ किराए पे, बेलमेंट बोलते हैं, पर्टिकुलर पर्पस के लिए किसी चीज़ को हायर करना। तो जिसकी वो गुड्स होती है वो कौन होता है? बेलर। और जो वो गुड्स ले रहा है किसी पर्पस के लिए वो कौन होता है? बेली। और जो उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो कौन हुआ? बेलमेंट। क्लियर हुआ? तो यहाँ जो हायरर है, जब तक वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं करेगा वो बेली कहलाएगा, जैसे ही पे कर देगा वो बायर हो जाएगा। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तूने खरीद लिया ना, अब सर को पैसे पे करने पड़ेंगे, बेचा हुआ माल वापस नहीं होता सेल में। द हायरर,
लगेगा तो बीच में वापस कर देगा, भाई मैं नहीं खरीद सकता, आखिरी इंस्टॉलमेंट नहीं दूंगा। तो जैसे ही अब देख लेगा ना, रिटर्न द गुड्स टू द ओनर, रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर सकता मैं, खत्म बात। बट इसकी तो चांदी हो गई ओनर की, इसको तो फोकट के पैसे मिल गए बचे हुए। क्लियर है कि नहीं? उसने तो बोला नहीं था मेरे गुड्स को यूज़ करो, तुमने हायर किया। बायर का रिस्क, ओनर का कोई रिस्क नहीं है। हायरर भाई सिंपल है, मेरी कार मैं तेरे को दिया, तू बोला मैं चलाता हूँ, पैसे पे करते जाऊंगा इंस्टॉलमेंट पे, आखिरी इंस्टॉलमेंट में तेरी होगी, अब तू नहीं पे कर पा रहा तो मैं तो बाकी इंस्टॉलमेंट अपने पास ही रखूंगा ना, और तेरे से गुड्स भी ले लूंगा। क्लियर है कि नहीं? अगर कार का पैसा मेरे बिहाफ में बैंक ने पे किया अगर कंपनी को, तो बैंक कौन हुआ यहाँ पर बताओ? हायरर। बैंक बोले चल बेटा, अगर आखिरी इंस्टॉलमेंट नहीं देगा ना तो कार मैं तेरे से ले लूँगा। तब तक के ओनरशिप किसके पास रहेगी? या तो बेलर और बेलमेंट ही होगा, बैंक कभी भी ले सकता है आपसे कार। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब मान लो आप बैंक को बोल रहे अरे हाँ इससे ज़्यादा इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर सकते, तो बैंक बाकी इंस्टॉलमेंट वापस करेगा क्या आपको? नहीं, और कार भी ले लेगा। सिंपल। ट्रांसफर ऑफ टाइटल, टाइटल वर्ड जहाँ आया मतलब ओनरशिप, इसमें तो तुरंत चले गई। और जिसने खरीदा है वो गुड फेथ में खरीदा है कि भाई मेरे मतलब कि जिससे मैं खरीद रहा हूँ उसके पास ओनरशिप है, यही तो सोच के खरीदते हैं हम लोग दुकानदार से। और हायरर ये टाइटल किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता, भले सामने वाला गुड फेथ में क्यों ना खरीदे। अब जब तेरी जो चीज़ तेरी नहीं हुई है तो किसी और को क्यों कर रहा है ट्रांसफ़र? और रीसेल यहाँ कर सकते हो आप एज ए बायर, यहाँ आप नहीं कर सकते जब तक आप पूरे इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते हो। बेलमेंट का मतलब क्या होता है? जब आप अपने गुड्स का पोजीशन पे करते हो किसी और को, पोजीशन किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए। जिसके गुड्स होते हैं वो होता है बेलर, और जिसके पास गुड्स जाते हैं किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, यूज़ के लिए, वो होता है बेली। ठीक है, देखो क्या लिखा है यहाँ पर। दो प्रकार के बेलमेंट होते हैं। अगर मैंने अपनी गाड़ी किराए पे दिया तो नॉन ग्रेटिट्यूड बेलमेंट, क्योंकि पैसे लूँगा मैं इसके। अब बाजू वाले अंकल ने लिए तो ग्रेटिट्यूड बेलमेंट, क्योंकि लव और अफेक्शन, पर्पस ख़त्म, अपने गुड्स को वापस ले लूँगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो सेल में प्रॉपर्टी तुरंत जाती है, ओनरशिप इसमें कब जाएगी? देखो, देयर इज़ ओनली अ ट्रांसफर ऑफ पोजीशन, बेलर टू द बेली, लाइक सेफ कस्टडी। जैसे बैंक के पास में हम अपने गुड्स रखवाते हैं कि भैया हमारे संभाल के रखो गुड्स को, तो वो क्या बैंक के हो गए क्या? नहीं नहीं, मेरे हो गए। बैंक को हम पे करते हैं उस पर। कैरेज मतलब ट्रांसपोर्टेशन, हमारा सामान जो लेके जाता है, तो हम बेलर, वो बेली। रिटर्न ऑफ गुड्स तो बेली। अगर 1 साल हो गया बैंक में रखा हुआ गोल्ड को, तो बोलेंगे चल भैया वापस कर। या अकम्पलिशमेंट ऑफ पर्पस हो गया। अंकल का अगर गाड़ी यूज़ करके हो गया तो क्या बोलूँगा, चलो अंकल गाड़ी वापस करो, तो बहुत हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो बेलमेंट खत्म। कंसिडरेशन तो रहेगा ही सेल में। यहाँ पर जो क्या रहता है उसमें लवर अफेक्शन और नॉन लवर अफेक्शन। बैंक वाले में नॉन लव एंड अफेक्शन, अंकल को दिया बाजू में तो अफेक्शन। क्लियर हुआ? क्या बोला मैंने आपको? क्लियर है कि नहीं भाई? और वर्क ऑफ लेबर आ गया मतलब सर्विसेज। जहाँ लेबर आया मतलब सर्विसेज। कैसे काउंट करोगे इसको? तो लिखेगा ना उसमें, देयर इज ओनली डूइंग और डूइंग सम सर्विसेज, लेबर, वर्क ऑफ लेबर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क, नॉट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। अभी तक हम गुड्स पढ़ रहे थे, मतलब फिजिकलिटी यानी मूवेबिलिटी, टेंजिबिलिटी। अब यहाँ सर्विसेज है मतलब इनटेंजिबिलिटी। अब उसका कैसा, इसका कैसा? देखो, वेयर गोल्ड इज सप्लाई टू गोल्ड स्मिथ, सुनार ऑर्नामेंट प्रिपेयर करने के लिए, तो ये सर्विस हुई कि नहीं हुई? आर्टिस्ट इज आस्क्ड टू पेंट अ पिक्चर, जैसे मैं सर्विसेज दे रहा हूँ एज ए टीचर, तो इसका कैसा, इसका कैसा करेंगे? तो ये भी आएगा। इसको तो आप काउंट नहीं कर सकते ना, बहुत मुश्किल होता है सर्विसेज को ब्रेक करना इंस्टॉलमेंट में। इसलिए लोग कई बार क्या करते हैं, या तो पहले पूरा पैसा ले लेते हैं या काम खत्म होने के बाद में। बट ये भी इसमें आएगा। ठीक है, किसी मिस्त्री को आपने हायर किया है, किसी कॉन्ट्रैक्टर को कि मेरा घर बनाने के लिए, अब उसने अगर आपका 50% घर बना दिया तो अपनी सर्विस तो दिया ना 50% की, तो 50% के तो पैसे लेगा वो आपसे। बराबर है कि नहीं बराबर है? अब मैं अभी 3 महीने से, अगर मान लो 4 महीने से बहुत सारी क्लासेस को मैंने फ्री में पढ़ाया ऑलमोस्ट अभी तक, तो जितना पढ़ा दिया उसके तो पैसे लूँगा अभी तक मैं, लूँगा कि नहीं लूँगा? बराबर है। अब अगर कोई बोलेगा कि हमारी एग्ज़ाम कैंसिल हो गई, बोले आपने 4 महीने मेहनत की है, आप भाड़ में जाओ, हमको फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो गलत है यार, सर्विसेज दिया यार, उसके थोड़े तो बनते हैं, जितना पढ़ाया होते तो बनते यार। अभी आपकी दुकान से मैं सामान लिया था और लॉकडाउन होता, और आप बोलते अरे लॉकडाउन हो गया अब तो पैसे वैसे है नहीं, मैं बोलता नहीं दूंगा मैं पैसे है नहीं मेरे पास, लॉकडाउन हो गया अब तो ख़त्म। ऐसा नहीं होता ना। तो जो सर्विसेज हैं वो आपको पे करनी पड़ेंगी। अब डॉक्टर, क्या आप इलाज करवाने जाते हो ना, आप हो गए पेशेंट, डॉक्टर अगर मर गया आप, या आप नहीं मतलब कोई भी, तो उसने तो अपनी सर्विस दिया, भले रिजल्ट नहीं मिले तो पैसे तो पे करने पड़ेंगे ना आपको। ये भी इसी में आएगा। एक ना एक डिफरेंस बिटवीन तो फेंक के मारेगा अपने को अच्छे से पढ़ने का।